कहानी है दो बिछड़े हुए भाइयों की जो सदियों पहले एक दूसरे से अलग हुए और जब एक दूसरे से मिले तो फिर वो पहचान ही ना सके। ये कहानी है एक जवान की और साथ ही ये कहानी है हिंदुस्तान की। 1757 में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम हो जाती है। अंग्रेज अभी तक हिंदुस्तानियों को एक अविकसित पिछड़ी जाति समझते हैं। उनके हिसाब से ईश्वर ने उन्हें दुनिया के इन अश्वेत असभ्य लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कहानी एक नया मोड़ तब लेती है जब 1783 में ब्रिटेन द्वारा एक व्यक्ति विलियम जोन्स को बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाता है। विलियम जोन्स अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वो ग्रीक, लैटिन, अरेबिक, हिब्रू, फारसी, इंग्लिश, वेल्स, गॉथिक सहित अनेक भाषाओं को जानते थे। लेकिन जज बनते ही जोन्स के सामने एक नई समस्या खड़ी हुई। भारत के लोग उस समय तक एक बहुत पुरानी हिंदू संहिता के हिसाब से अपना जीवन जीते थे और ब्रिटेन ने भी यह फैसला किया कि भारत के लोगों को अपने पुराने कानून के हिसाब से ही रहने देना चाहिए। ऐसे में जब भी कोर्ट के सामने कोई विवाद आता तो उस समय के पंडित स्मृतियों और संहिताओं से श्लोक पर श्लोक बोलकर अपने पक्ष की वकालत करने लगते और अंग्रेज जज ये जान ही नहीं पाते थे कि वो जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, उनकी बात सही भी है या नहीं। एक बात स्पष्ट थी, यदि उनको फैसला करना था तो ये जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज संस्कृत सीखे और ये काम किया विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स नादिया के पुराने हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे और उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू किया। न केवल उन्होंने स्मृतियों को पढ़ा, अभी तो अंत में उन्होंने पढ़ा वेद को, जो प्राचीन भारतीय धर्म का आधार थे। संस्कृत पढ़ते समय जोन्स के मस्तिष्क ने शब्दों की तुलना करना शुरू किया, न केवल पारसी और अंग्रेजी से बल्कि लैटिन और ग्रीक से, यूरोप की वो प्राचीन भाषाएं जो उस समय यूरोप के लगभग हर एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। साथ ही प्राचीनतम जर्मन भाषा गॉथिक से, जिसे जोन्स ने सीखा था, और अपने बचपन की भाषा वेल्स से, जिसे वो अभी तक नहीं भूले थे। और वो चौंक गए। संस्कृत पढ़ते हुए अनेक शब्दों के अर्थ उन्हें खुद ब खुद ग्रीक और लैटिन शब्दों के आधार पर समझ आ जाते थे। मसलन पिता की लैटिन है पेटर, संस्कृत है पितृ। माँ को संस्कृत में कहते हैं मातृ, लैटिन में कहते हैं मैटर। बहन को संस्कृत में स्वस्त्री, लैटिन में सोरो। पुत्र को संस्कृत में सूनु, लैटिन में इंग्लिश में सन। सांप को संस्कृत में सर्प, लैटिन में सरपेंट। भेड़ को संस्कृत में अविस, लैटिन में ओविस। नाम को संस्कृत में नामन, लैटिन में नोमेन। पैर को संस्कृत में पद, लैटिन में पैड। तीन को संस्कृत में त्रि या त्रयस, लैटिन में ट्री। पांच को संस्कृत में पंच, लैटिन में पेंट। छह को संस्कृत में सश, लैटिन में सेक्स। सात को संस्कृत में सप्त, लैटिन में सेप्टम। आठ को संस्कृत में अष्ट, लैटिन में ऑक्टम। नौ को संस्कृत में नव, लैटिन में नोवे। 10 को संस्कृत में दश, लैटिन में डेकेम। यह समानता क्रियाओं में भी है। इंग्लिश का आई, जिसे संस्कृत में अहम कहेंगे, के साथ क्रिया आती है एम, और इंग्लिश के ही, शी, इट, जिन्हें संस्कृत में सह, सा, तत् कहेंगे, के साथ क्रिया आती है इज। इंग्लिश का एम अपनी आर्किक फॉर्म इम से लिया है, साथ ही इंग्लिश का इश अपने प्राचीन रूप इष्ट से लिया गया है। संस्कृत में अहम के साथ आता है अस्मि, जिसकी समानता इम से है, और सह, सा, तत् के साथ आता है अस्ति, जिसकी समानता इष्ट के साथ है। लैटिन में तृतीय पुरुष एकवचन के साथ आती है क्रिया इष्ट और तृतीय पुरुष बहुवचन के साथ क्रिया आती है सुंड। संस्कृत में तृतीय पुरुष एकवचन के साथ क्रिया आती है अस्ति और तृतीय पुरुष बहुवचन के साथ क्रिया आती है संति। एष्ट और अस्ति में समानता है, सुंट और संति में समानता है। इस तरह से बहुत सारी समानताएं थी और जोन्स ने इसे देखते हुए अपना निष्कर्ष निम्न शब्दों में रखा। The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than Greek, more copious than Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in roots of verb and in forms of grammar, so strong indeed that no philologer could examine them all three without believing them to have sprung from some common source, which perhaps no longer exists. हिंदी में समझें तो संस्कृत भाषा, चाहे यह जितनी पुरानी क्यों ना हो, आश्चर्यजनक रूप से संरचित है। ग्रीक से अधिक पूर्ण, लैटिन से अधिक समृद्ध और दोनों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता से परिष्कृत। फिर भी दोनों भाषाओं से न केवल क्रियाओं के मूल रूप में अपितु व्याकरण की संरचना में भी
बहुत अधिक समानता रखती है, और यह संबंध इतना गहरा है कि कोई भी भाषाविद इन तीनों का परीक्षण नहीं कर सकता बिना इस तथ्य में विश्वास किए कि तीनों भाषाएं किसी एक ही स्रोत से पैदा हुई हैं, जो संभवतः अब लुप्त हो चुका है। इस घोषणा ने भुला दिए गए इतिहास को फिर से ताज़ा कर दिया। यदि ग्रीक, लैटिन, संस्कृत समान हैं, तो फिर इनके बोलने वाले आज दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हों, इनके पूर्वज भी एक ही रहे होंगे। अंग्रेजों के लिए जो असभ्य जाति थी, वो तो उनके लॉन्ग लॉस्ट कजिन्स निकले।